अब देखो, हमें इन स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या जानना है, पहले तो ये समझ लो मेरे बच्चे, हमें इनके बारे में क्या जानना है। आर वी सपोज टू नो एवरी सिंगल डिटेल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स? आंसर इज नो, नो, नो। हमें सिर्फ इनके बारे में दो बातें जाननी है। पहला, अगर ये डायग्राम में ड्रॉ हुए आ जाएं तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई के माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है। पहली चीज जो हमें इसके बारे में समझनी है वो है इसकी डायग्रामेटिक आइडेंटिफिकेशन, और दूसरी चीज हमें इसका मेजर फंक्शन डिस्कस करना है। बस दैट्स ऑल। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन टू मच डिटेल। डिटेल देखो, मैं बताने पर तो बेताशा बता सकता हूं, आपको बेटा ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत ही नहीं है। द रीजन इज वेरी सिंपल कि आपको ये स्ट्रक्चर उतना ही पढ़ना है जितना कि आपके सिलेबस में है। एंड हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमें इस स्ट्रक्चर में बस दो ही चीजों को केटर करना है। एक, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई मेरे बच्चे the mitochondria. Secondly, you should be able to tell the exact major function of the mitochondria. So let me give you a rough diagrammatic sketch. ठीक है बेटा, मुझे फजूल चैट नजर आना शुरू हो गई है और इसीलिए मैंने भी एक बच्ची को रिमूव भी कर दिया है क्लास से। आई डोंट वांट दैट इन माय क्लास, प्लीज। Sir, what were the three intracellular structure we needed to study? I was busy noting down, so I couldn't see what you wrote. बेटा एंड में मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके आपको मॉक टाइम दे दूंगा, फिर भी आप देख लें ये स्ट्रक्चर्स थे। चलो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप मेरी डायग्राम को देखें तो इट इज अ सिंपल ओवल और इलिप्टिकल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका जो ओवरऑल शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, बिकॉज मैंने तुम लोगों को कहा यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू अ डायग्राम। ठीक है, जो डायग्राम हो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी, वी हैव गॉट दिस आउटर मेम्ब्रेन हियर व्हिच इज स्मूथ। ठीक है, वी हैव गॉट द आउटर मेम्ब्रेन हियर, this is the outer membrane of the mitochondria and this is the inner membrane of the mitochondria. तो आप देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डायग्रामेटिक वर्जन है उसका बेसिक जो समझना है कि इट इज एन इलिप्टिकल शेप स्ट्रक्चर, और इलिप्टिकल शेप सेल में और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो फिर आपको सिर्फ ये नहीं कि ओवल शेप या इलिप्टिकल देखकर आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। यू नीड टू सी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट इज हाईली फोल्डेड। As you can see in the diagram, the inner membrane of the mitochondria is highly folded. अब मुझे बताओ, क्या तुम यहां मुझे बता सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया मैंने कहां बनाया है? हाँ जी, विच स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, या ये माइटोकॉन्ड्रिया है? विच स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया? ए बी सी डी ई में विच स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया? इट्स सी, ऑब्वियसली इट्स सी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव वाज, एवरीबडी शुड बी, इस तरह की अगर डायग्राम, यू विल नॉट बी आस्क्ड टू ड्रॉ इट। ठीक है, हमें कोई डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं जाननी है, बट इस तरह की डायग्राम में यू विल बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई माइटोकॉन्ड्रिया किधर है। तो इसलिए टू आइडेंटिफाई आपको पता होना चाहिए था कि यार इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह की फोल्डिंग में होती है। सो दैट इज व्हाट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाज, दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। ठीक है, सो पहली तो हो गई आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब सवाल आ जाता है फंक्शन पर। तो बेटा आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन सारे बच्चों को पता होता है, ऑल्दो कि मैं आपको उसमें थोड़ा करेक्ट भी करूंगा। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गाइस एंड गर्ल्स? आई थिंक एवरीबडी शुड नो दिस। जी, मैंने बहुत कम देखा है कि बच्चों को ना पता हो। जी हाँ, देखो जवाब आना शुरू हो गए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जब भी नाम आता है तो तमाम बच्चों का जवाब फटाफट आना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज कि इट इज दी, बोलो बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हो आप इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो। लेकिन लेट मी गिव यू अ लिटिल करेक्शन हियर। ठीक है, याद रखो, पावर हाउस ऑफ द सेल इज कहना, ये इसका टाइटल तो है, फंक्शन नहीं है। याद रखिएगा मेरे बच्चों, यहां ओ लेवल्स में बड़ा मेजर मसला आ जाता है कि आप बचपन से पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ के आए, दैट्स करेक्ट, लेकिन पावर हाउस इसका टाइटल है, इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है ये फंक्शन होगा। एग्जामिनर गिव्स यू अ 2 मार्क और 1 मार्क फॉर फंक्शन। अब बच्चे क्या करते हैं, उस फंक्शन में लिख के आ जाते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस आपने उसका टाइटल लिखा है, जो उसको उसकी परफॉर्मेंस पर दिया गया है, उसका रोल क्या था वो बताना था मेरे बच्चे। तो याद रखें, जब एग्जामिनर आपसे पावर हाउस पूछेगा फंक्शन और आप पावर हाउस लिख के आएंगे, यू वोंट गेट अ मार्क।
क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे पूछा था फंक्शन बताइए, आपने सिर्फ उसका टाइटल लिख दिया। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। बल्कि मैंने भी गुज़िश्ता सालों में टेस्ट में जब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पूछा तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे बताने के बाद भी ये गलती की कि उसमें पावर हाउस ऑफ द सेल लिखकर आ गए फंक्शन में। तो मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? पावर हाउस आपने नहीं लिखना है। पावर हाउस इसका टाइटल है, ठीक है, किसी को बताने के लिहाज से ठीक है, बट पावर हाउस क्यों कहते हैं वो लिखना है। तो मेरे बच्चे समझें क्यों पावर हाउस कहते हैं, इसको पूरा जरा समझ लें। आप जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए हम दो प्रोसेसेस पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। नंबर वन, सांस लेना, ब्रीदिंग करना, और नंबर टू, फूड लेना। यानी जिंदा रहने के लिए हम दिन रात ठूसम ठूसाई कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दिन और रात खा रहे हैं, और दूसरा हर वक्त सांस ले रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब याद रखें, जो खाना हम खा रहे हैं, जो खाना हम दिन रात खा रहे हैं, उस खाने में से हमें मिल रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्या कहते हैं बेटा? ग्लूकोज। और जो सांस हम ले रहे हैं उसमें से हमें मिल रही है ऑक्सीजन। समझो मेरे बच्चे, उसमें से हमें क्या मिल रही है? ऑक्सीजन। यानी खाना ठूसने से और भी बहुत कुछ मिल रहा है, बट उससे एक मेजर फ्यूल जो हमें अचीव हो रहा है, दैट इज, बोलो बेटा, ग्लूकोज। ठीक है जी। सेकेंडली, जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, उस ब्रीदिंग से हमें मिल रहा है ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, समझना बच्चे, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझे रोल? समझे? ग्लूकोज इज जस्ट लाइक अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। जिस तरह गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, और फिर गाड़ी का जो इंजन होता है वो उस पेट्रोल को जलाता है, कंबस्ट करता है, बर्न करता है, उससे एनर्जी बनती है जिसको गाड़ी का इंजन यूज कर रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह ग्लूकोज जो हम डाइट में लेते हैं, इट्स फ्यूल फॉर आवर बॉडी, एंड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट फ्यूल। सो व्हाट हैपेंस, दैट ग्लूकोज फ्रॉम आवर डाइट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम आवर ब्रीदिंग ऑल द वे goes into the cell, and सेल में वो कहां जाती है बेटा? हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर glucose is broken down in the mitochondria to release large amount of, बोलो, energy, to release large amount of, बोलो, energy. So basically, because mitochondria is responsible to break down the fuel to release energy, और energy क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि वो हम कहते हैं अक्सर कि वो शायर गाने में कहता है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी हो ना जरूरी हो, एनर्जी जरूरी है भाई। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, बस एनर्जी ही जरूरी है सनम। क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो बॉडी काम नहीं करेगी। नो वर्क कैन बी डन विदाउट एनर्जी, यस और नो? नो वर्क कैन बी डन विदाउट एनर्जी। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते, यस और नो? तो मेरे बच्चे, एज माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज व्हाई वी रेफर इट एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है? पावर हाउस क्यों कहते हैं, आप समझ आई बात, कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एनर्जी मेरे बच्चे। तो अब इसको लिखोगे कैसे? तो मेरे बच्चे, इसका फंक्शन अब अगर एक या दो मार्क में आएगा तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे इट इज रिस्पॉन्सिबल, फंक्शन लिख रहा हूं बेटा, लिखो मेरे साथ, टू ब्रेक डाउन glucose in presence of oxygen to produce energy in process of एरोबिक रेस्पायरेशन। इस अमल को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड, बोलो बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक है, इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ग्लूकोज के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होने को वी कॉल इट एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मेरे बच्चे तवज्जो दीजिएगा, तो जब फंक्शन आएगा तो यू आर सपोज टू राइट दिस फंक्शन मेरे बच्चे, you are supposed to write this function. It is responsible for the aerobic breakdown of glucose. इस फंक्शन में क्या हुआ, पूरी डिटेल आपने बता दी कि भाई ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और क्योंकि ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट इज व्हाई वी टाइटल इट एज, बोलो बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइज एंड गर्ल्स? दोबारा बता देता हूं मेरे बच्चे, देखो हम क्या कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस कर रहे हैं जो साइटोप्लाज्म का पहला स्ट्रक्चर है। अब हमने क्या कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले आपको डायग्रामेटिक वर्जन पता होना चाहिए सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई माइटोकॉन्ड्रिया। तो इट इज एन ओवल और एलिप्टिकल शेप स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स इनर हाईली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन। तो आपने डायग्राम में आइडेंटिफाई करना सीख लिया। देन फंक्शन क्या था, व्हेन आई आस्क यू गाइस द फंक्शन, एवरीबॉडी सेज powerhouse, powerhouse, powerhouse. Yes, that's correct. But powerhouse is the title of mitochondria. It is not the function. Why we call it powerhouse? That is the function. Because it is involved. क्या मैंने कहा कि जब हम डाइट से ग्लूकोज लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग से, तो ये दोनों चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में जाती हैं और वहां एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस energy, and because mitochondria is involved in the production of energy, that is why we call it powerhouse of the cell, and that is the reason कि हमने लिखना क्या है, it is responsible to break down glucose in presence of oxygen to produce energy, and the process is referred as, बोलो बेटा, aerobic respiration. Are we all good to go? Yes or no? बेटा फैट से मिलती है, बट फैट इज नॉट द प्राइमरी फ्यूल। जो फ्यूल हमारी बॉडी में हर वक्त यूज हो रहा होता है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, फैट कंडीशंस नहीं होता। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ये तो वो कंटेंट हो गया जो आपने अपने स्कूल के लिहाज से, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से, केम्ब्रिज के हिसाब से कंपेयर करना था। अब दो तीन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं आपको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉलेज। मुझे वैसे सोच के बताओ कि माइट, अच्छा सवाल में बल्कि थोड़ा सा उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एक सेल में क्या एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो आंसर इज नो। आप देखें, एक सेल में मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियाज मैंने बनाए हुए हैं। आप देखें सेल में मैंने मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया बनाए हुए। तो इससे ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बल्कि एक सेल में काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब किस सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ये डिपेंड करता है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पर। आपकी बॉडी में किस सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो गाइस मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू थिंक, आपकी बॉडी के कौन से सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज्यादा होगा? जी, टेक अ गेस, आपकी बॉडी के कौन से सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज्यादा होगा? मसल में, बोन में, या कहीं और? जी, आपकी बॉडी के कौन से सेल्स में सबसे ज्यादा होगा? ओके, ज्यादातर बच्चों का जवाब आ रहा है हार्ट और मसल। ज्यादातर बच्चों का जवाब आ रहा है हार्ट और मसल। मेरे ख्याल में जिन बच्चों के पास जो चीज मौजूद है वो उसको जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर सिर्फ दो बच्चों ने जवाब दिया और मेरे ख्याल है बाकियों के पास वो स्ट्रक्चर शायद मिसिंग है। मेरे बच्चे, हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन सेल्स। इट इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन सेल्स। आपको दिल का धड़कना तो नजर आ रहा है, दिमाग नहीं है क्या? आपका ब्रेन काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है, एंड दैट इज व्हाई सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेन में होते हैं। आपने नोटिस किया है कि जब आपको भूख लग रही होती है, जब आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा होता है, तो आपका दिल तो धड़क रहा होता है, हार्ट बीटिंग तो हो रही होती है, लेकिन आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखों में अंधेरा छाना शुरू हो जाता है, आप फेंट हो जाते हो जब आप ज्यादा लंबा फास्टिंग कर लो, क्योंकि ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, ब्रेन गोज इनटू शटडाउन मोड, ब्रेन गोज इनटू रेस्टिंग मोड जब उसको एनर्जी पूरी नहीं मिलेगी। तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में किसकी होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया की, ब्रेन की होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो, ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी सुनते जाओ, ये काम आएगा घर में। सुन बता दूं दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं।
घर में भी काम आएगा। चलो मजे की बात सुनना, ये मजे की बात है थोड़ी, कि माइटोकॉन्ड्रिया मैंने कहा, देखो हम वी ऑल नो, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम कब पैदा होते हैं, अम्मा और अब्बा से, यस और नो। तो मेरे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ना, वो हम इनहेरिट करते हैं ओनली फ्रॉम मदर। मैंने जो माइटोकॉन्ड्रिया मेरे जाइगोट ने रिसीव किए थे वो सिर्फ मदर से किए। आपकी यानी किसी भी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रियल काउंट इनहेरिट होकर आता है वो मदर से आता है, फादर से नहीं आता। मदर से आता है, फादर से नहीं आता। इसका क्या मतलब है समझो। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी मदर एक हेल्दी वुमन है, आपकी मदर एक एक्टिव वुमन है, तो इसका मतलब उनकी एनर्जी डिमांड ज्यादा होंगी बॉडी की, और एनर्जी डिमांड ज्यादा होंगी तो उसको पूरा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल काउंट भी ज्यादा होगा। सुनते जाना। तो अगर आपकी मदर एक एक हेल्दी और एक्टिव मदर होंगी तो उनका माइटोकॉन्ड्रियल काउंट ज्यादा होगा, और जब वो आप में इनहेरिट होगा तो आप भी नेचुरली ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल काउंट को इनहेरिट करेंगे। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर आपकी मदर एक फिजिकली लेजी खातून है, एक फिजिकली इनएक्टिव वुमेन है, तो उनकी अपनी एनर्जी डिमांड्स भी कम होंगी, जिससे उनका अपना माइटोकॉन्ड्रियल काउंट भी कम होगा, जिसकी वजह से जब वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट कर रही होंगी तो आपकी बॉडी में भी नेचुरली माइटोकॉन्ड्रियल काउंट कम इनहेरिट होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि नेचुरली आपकी एनर्जी प्रोडक्शन भी लो लेवल पर होगी, जिसकी वजह से आप जल्दी थक जाएंगे। ऑल्दो कि इट इज अ रिवर्सिबल मैकेनिज्म, अगर मैं अपनी एनर्जी डिमांड्स को बढ़ाऊंगा तो मैं अपने माइटोकॉन्ड्रियल काउंट को भी बढ़ा सकता हूं। लेकिन मेरे बच्चों, अब अगर आज अम्मी ने आपको कहा कि बेटा हाजरा जरा पानी तो पिला देना, या हफ्सा जरा आज खाना तो तुम बना दो, तो आप क्या कहोगे कि अम्मी मैं बहुत थक गई हूं। अम्मी कहेंगी हर वक्त थकी हुई रहती हो, हैं हर वक्त तुम जो है ना काम चोरी करती हो। तो हाजरा और हफ्सा ने फौरन से क्या रीजन देना है कि अम्मी बुरा मत मानिएगा, लेकिन असल में तो इसकी कसूरवार मुझे लगता है आप ही हैं। आज ही हमने सीखा है, क्या सीखा है कि भाई माइटोकॉन्ड्रियल काउंट आता है मदर से। अगर हम बहुत ज्यादा जल्दी थक जा रहे हैं इसका मतलब एनर्जी कम बन रही है, और ये काउंट हमें आपसे ही मिला है, तो यकीनन इसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। जब आप ये बताएंगे अपनी वालिदा को तो अपनी जिम्मेदारी पर बताइएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद अम्मी ने जूती उठानी है और आपका माइटोकॉन्ड्रियल काउंट ठीक कर देना है भगा भगा के। समझ आ गई बात? तो बहरहाल ये एक फन फैक्ट है, ऑल्दो कि इट इज नॉट समथिंग एब्सोल्यूट। अगर एक बॉडी ने माइटोकॉन्ड्रियल काउंट अपनी मदर से कम इनहेरिट किया है तो फिर उसको क्या करना है, जैसे जैसे उसकी एनर्जी डिमांड बढ़ेगी तो माइटोकॉन्ड्रियल काउंट भी बढ़ जाएगा, लेकिन नेचुरली उसका एनर्जी प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू अब बच्चा जिसने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल काउंट इनहेरिट किया होगा, तो नेचुरली उसकी एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, वो एक एक्टिव किस्म का इंडिविजुअल होगा। इज दैट क्लियर? Is that clear, guys and girls? चलो मेरे बच्चे, दैट्स ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बस याद तो बेटा इतना ही रखना है, याद तो इतना ही रखना है। बाकी जो मैंने तुम्हें बताया वो दो इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। एक जो मदर वाली बात बताई वो भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो इंटरेस्ट के लिए बताई, और उससे पहले मैंने जो माइटोकॉन्ड्रियल काउंट वाली बात बताई वो भी आपके इंटरेस्ट। याद आपने क्या रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आइडेंटिफिकेशन कर लोगे सारे के सारे, यस और नो, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी लिख लोगे, यस और नो। वेरी गुड बेटा, that's all for today. Now those who have questions please raise your hand, I'll open your mic and you can ask your questions. ठीक है, you can raise your hands now and I'll give you chance to ask your questions one by one. ठीक है, I'll call your name and then you can ask your question. जी बेटा, ऐसे मैं आके देखता हूँ, ठीक है, यहाँ बैठ जाए। चले जी, जी हुसैन साहब, जी हुसैन, योर क्वेश्चन हुसैन। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम जी हुसैन। Sir, I had the question that the you explained about the structure of mitochondria, right? So, विश्व what can it differentiate from the different structures that are present in the cytoplasm? from mitochondria. Yeah, what can differentiate it by the other structures that are present in the cytoplasm? Different structures have very different cytoplasmic organelles have different structures ना। देखो अब this No, I structure mean, is not looking yeah, I mean that what is different about mitochondria from other structures?
in terms of structure or in terms of function? No, in terms of structure. बेटा स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लुकिंग मतलब इट्स ऑलमोस्ट टोटली डिफरेंट. आप देखो ना इस स्ट्रक्चर को देखो जरा. इज द स्ट्रक्चर लुकिंग लाइक द सेम और डिफरेंट? हर स्ट्रक्चर जो है वो अब अगर ये स्ट्रक्चर देखो आप जिसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चरल अपीयरेंस क्या इस जैसा दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली No. नॉट. सो मतलब इसमें कंफ्यूजन क्या है? आई एम स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई आर यू कंफ्यूज के माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट कैसे लगेगा? भाई माइटोकॉन्ड्रिया हैज अ डिस्टिंक्टिव शेप, these structures have different shapes, so it's very easy to identify them. Where is the problem? No, like I think so that mitochondria and ribosomes, like they look alike a lot. No, these all are mitochondria, but this is not mitochondria, this is not mitochondria, this is not mitochondria, this is not mitochondria. So different structures have different unique shapes. तो अभी तो आपने एक ही पढ़ा है, जब आप और पढ़ोगे तो eventually you will get to know कि बाकी structures की characteristics क्या होती हैं, and that will give you more clarity on this. ठीक है? Yeah, okay, sir. Yeah, okay. 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 Next question by Shahir. Yes, Shahir. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जी बेटा. सर इसमें सेल वॉल नहीं होती यूकैरियोटिक सेल में? बेटा यूकैरियोटिक सेल में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वो जो हर यूकैरियोटिक सेल में होता है. अभी तो मैंने सेल वॉल भी नहीं लिखा, अभी तो मैंने क्लोरोप्लास्ट भी नहीं लिखा. ठीक है, तो अभी हम वो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं जो इसेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं जो हर सेल में होते हैं, वेदर इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल और एनी अदर सेल. तो इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर हम उन बातों ये मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कल क्लास में कहा था कि कुछ चीजें घर में इसेंशियल होती हैं, वॉशरूम किचन बेडरूम ये इसेंशियल है, लेकिन तो इनकी बात हम कर रहे हैं. अभी माइटोकॉन्ड्रिया तमाम सेल्स में होता है, या ना जनाब अली राइबोसोम तमाम सेल में होते हैं. लेकिन जैसे हर घर में स्विमिंग पूल होना लग्जरी होती है, स्विमिंग पूल होना मैंडेटरी नहीं होता. तो जब आप सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल इज नॉट अ स्ट्रक्चर जो विच इज प्रेजेंट इन एवरी सेल. तो इसलिए हम उसकी बात बाद में करेंगे. इट इज गोइंग टू कम इंशाल्लाह ताला आफ्टर वी कंप्लीट द मेजर स्ट्रक्चर्स. इज दैट क्लियर? ओके सर, साइटोसोल भी थोड़ा समझा दें. साइटोसोल इज वेरी सिंपल बेटा. देखो ये पूरा एरिया साइटोप्लाज्म है, ये तो समझ में आ गया ना. अब इस एरिया में एक तो ये फैक्ट्रीज हैं, ये ऑर्गेनल्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इन स्ट्रक्चर्स के दरमियान में क्या खाली है, क्या एम्प्टी स्पेस है, क्या हवा भरी हुई है? नो. दिस होल रीजन जो मैंने येलो डॉट्स बनाए हैं, दिस होल एरिया इज फिल्ड अप विद अ वाटरी लिक्विड, एंड दैट वाटरी लिक्विड इज साइटोसोल. साइटोप्लाज्म का सॉल्यूशन, साइटोसोल साइटोप्लाज्म का सॉल्यूशन. ठीक है? यस रायान फैसल. रायान फैसल. रायान फैसल. यस रायान. सर. वालेकुम सलाम. हेलो सर. सर मुझे पूछना था कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स का लेंथ इम्पोर्टेंट है या फंक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? स्ट्रक्चर तो बस आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. थियोरेटिकली एमसीक्यू में फंक्शन इज इंपॉर्टेंट. मतलब स्ट्रक्चर देखो, मतलब ये स्ट्रक्चर तो मैंने अभी बताया ही नहीं है. स्ट्रक्चरल डिटेल तो मैंने कोई बताई नहीं, सिर्फ आपको मैंने एक रॉ फॉर्म बताई जिससे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हो. तो स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस जस्ट आइडेंटिफिकेशन तक है. बाकी असल में जो इंपॉर्टेंट है वो तो फंक्शन है जो लिखने के लिए आएगा या एमसीक्यू में पूछा जाएगा. ठीक है. ठीक है. थैंक यू.